मातरं हृदये ध्यात्वा विशदाम्बुजवासिनीं बालानां सुखबोधाय क्रियते काव्यदीपिका। काव्यदीपिकायाः पञ्चमशिखायां काव्यदोषाणां वर्णनम् अस्ति। पञ्चदोषाः भवन्ति: पददोषाः, पदांशदोषाः, वाक्यदोषाः, अर्थदोषाः, रसदोषाश्च। किं नाम दोषत्वं? रसस्यापकर्षकं, रसस्यापकर्षकाः दोषाः। जो रस का अपकर्षण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? दोष कहते हैं। इन दोषों को हमने कैसे देखा? सबसे पहले वो दोष जो केवल पद में होते हैं। कितने थे वो? 3 दोष थे, 3 जो केवल पद में होते हैं। उसके बाद हम अभी पढ़ रहे हैं ऐसे दोष जो पद और वाक्य दोनों में होते हैं। ऐसे कितने होते हैं? 9, है ना। उन 9 दोषों में दुष्श्रवत्व, अनुचितार्थत्व, ग्राम्यत्व, निहितार्थता, क्लिष्टत्व, अप्रतीतत्व, विरुद्धमतकारिता, अविमृष्ट विधेयांश, संदिग्धता। इसमें से अविमृष्ट विधेयांश कल अपन ने पढ़ा विस्तार से। आज इसका अंतिम एक और दोष रह गया, उसको देखते हैं। कौन सा है वो? संदिग्धता, है ना। संदिग्धता इति पश्यतु एकवारम् अस्य सर्वादौ अस्य दोषस्य लक्षणं किमिति ज्ञातव्यं। किं नाम संदिग्धत्वं? संदिग्धत्व किसे कहते हैं? तो नाम से ही स्पष्ट है। संदिग्ध का मतलब होता है संदेह होना। संदेह का मतलब क्या होता है? 2 कोटि के ज्ञान को संदेह को बोलते हैं। 1 कोटि का ज्ञान, हाँ ये ऐसा है, उसको निश्चय बोलते हैं। जहाँ ये है स्थाणु वा पुरुषो वा, ये ठूठ है या पुरुष है, पुरुष है या ठूठ है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए कोई निकला, हल्का सा अंधेरा था, दूर से उसको समझ में नहीं आ रहा था कि स्थाणु वा पुरुषो वा क्या है, ये पेड़ का ठूंठ है या कोई पुरुष है। फिर धीरे धीरे हाथ पैर चलते हुए दिखाई दे तो पता चला अच्छा कोई वाइट टी शर्ट पहन करके पुरुष ही आया। तो पहले संदेह होता है। संदेह में 2 कोटि की स्थिति बनती है। जहाँ कोई काव्य में, किसी पद में अथवा वाक्य में कवि के बोलने के बाद संदेह होता है कि यार यहाँ क्या होना चाहिए, तो वो फिर कवि का दोष माना जाता है। आपने स्पष्ट नहीं लिखा जिससे कि निर्दोष होकर के वो समझ सके। ऐसी स्थिति में जो दोष होता है उस दोष को क्या बोलते हैं हम? संदिग्ध, संदिग्धता या संदिग्धत्वम, कुछ भी बोल सकते हैं। संदेह जहाँ पर होता है इसका लक्षण अपन समझते हैं। किम नाम संदिग्धत्वम? संदिग्धत्व किसे कहते हैं? तो उसके लिए बताया जाता है तात्पर्य संदेह विषयीभूतार्थ द्वयोपस्थापकत्वं संदिग्धत्वं। क्या कहा? तात्पर्य संदेह विषयीभूत, तात्पर्य संदेह, तात्पर्य के संदेह के विषयीभूत, अर्थद्वयोपस्थापकत्वं, जहाँ 2 अर्थों की उपस्थिति हो जाए, तत्र संदिग्धत्वं, उसे हम संदिग्धत्व कहते हैं। कवि ने किसी श्लोक को लिखा और जब उसका तात्पर्य समझने के लिए हम गए तो हमें वहाँ संदेह हो गया कि यहाँ पर कवि इस पद का या इस वाक्य का क्या अर्थ कर रहा है। तो जहाँ पद में या वाक्य में संदेह होता है वहाँ दोष हो जाता है संदिग्धत्व। एक बार उच्चारण करें, बोलिए। तात्पर्य संदेह, तात्पर्य संदेह
विषयीभूतार्थ द्वयोपस्थापकत्वं संदिग्धत्वं। जहाँ कवि के तात्पर्य में संदेह हो और अर्थद्वयोपस्थापकत्वम, दो दो अर्थ उस पद के निकल करके आ रहे हों और पाठक जो है वो संदेह करे कि इसका ये अर्थ सही है या ये है। जैसे एक उदाहरण बताता हूँ आपको। किसी ने कहा विधौ, विधौ शब्द का अर्थ क्या करेंगे आप? है ना, विधौ शब्द का अगर प्रयोग किया कवि ने तो वहाँ आप क्या अर्थ करेंगे? पहले तो ये बताओ विभक्ति कौन सी है? सप्तमी एक वचनम। शब्द कौन सा है? विधि भी हो सकता है और विधु भी हो सकता है ना। विधि भी हो सकता है और विधु भी हो सकता है। विधि का भी सप्तमी एक वचन विधौ होता है और विधु का भी सप्तमी एक वचन विधौ होता है। तो कवि जब ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है तो पाठक को संदेह हो जाता है कि कवि यहाँ पर विधि बोलना चाह रहा है या विधु शब्द बोलना चाह रहा है। ऐसे पदों का प्रयोग संदेहास्पद होते हैं। आइए इनका भी एक उदाहरण है, इसको देखते हैं, इससे भी आपको और स्पष्टता होगी। संदिग्धत्वम यथा, है ना, संदिग्धत्व का उदाहरण। आशीहि परंपरां वन्द्यां कर्णे कृत्वा कृपां कुरु। यह है इसका एक उदाहरण संदिग्धत्व का। आशीहि परंपराम, आशीर्वाद की परंपरा को, कर्णे कृत्वा नाम श्रुत्वा सुन करके, आशीर्वादों की परंपरा को सुन करके, वंद्याम कृपाम कुरु। अब यहाँ पर जो पद है वंद्याम, ये संदिग्धत्व से, दोष से युक्त है। वंद्याम, इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो वंदी काचित महिला, कैदी की हुई, कैद की हुई, कारागार में डाली गई कोई महिला, उसको भी बोलते हैं वंदी। वंदी नदी की तरह अगर चलेगा तो नदी सप्तमी एक वचन क्या बनता है? नद्याम। तो वंदी का सप्तमी एक वचन क्या बना? वंद्याम। वंदी का क्या बनेगा? वंद्याम। एक तो ये बना वंद्याम, और दूसरा वंद्या शब्द जो है वो आकारांत स्त्रीलिंग है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का द्वितीय एक वचन क्या बनता है? लता लते लता लताम। उसी तरह वंद्या वंदे वंद्या वंद्याम। तो वंद्याम शब्द दो अर्थ प्रकट करता है। एक तो कारागार में स्थित महिला पर वंद्याम, वंदी सप्तमी एक वचनम, और एक वंद्याम द्वितीया एक वचनम। अब यहाँ पाठक जो है वो संदेह में पड़ जाता है कि यहाँ लेखक क्या कहना चाहे। वंद्याम शब्द से सप्तमी एक वचन ग्रहण करना है या द्वितीय एक वचन ग्रहण करना है? अर्थ दोनों से निकलता है। कैसे? देखिए, आशीहि परंपरां कर्णे कृत्वा वंद्याम कृपां कुरु। हे भगवान, इस आशीर्वाद की परंपरा को सुन करके ये जो वंदी महिला है उस पर, है ना, कृपां कुरु, कृपा करो। ये हो गया सप्तमी एक वचन। और द्वितीय एक वचन अगर करते हैं तो वो आशीहि परंपरा का विशेषण बनेगा। वंद्याम आशीहि परंपरां कर्णे कृत्वा कृपां कुरु। वंद्याम नाम वंदनीयाम, वंदन करने योग्य आशीर्वाद की इस परंपरा को कर्णे कृत्वा सुन करके कृपां कुरु, कृपा करें। तो अब यहाँ कवि वंद्याम शब्द का अर्थ वंदनीय अथवा कैद की गई महिला पर क्या कहना चाह रहा है, इसमें पाठक को संदेह हो जाता है, जो कि दोष हो जाता है। इसलिए ये संदिग्धता अथवा संदिग्धत्वम नाम दोष जानना चाहिए। नीचे देखो वृत्ति में क्या लिखा है आगे, अत्र वंद्याम इति वंदीभूतायाम,
अर्थात वंदी की हुई, कैद की हुई महिला पर एक अर्थ यह आता है। उत, उत माने अथवा, वंदनीयाम है ना, वंद्याम आशी ही परंपरा, हम उसको विशेषण बनाएंगे तो वंदनीयाम ये उसका विशेषण बनेगा। तो इन दोनों में क्या सही है, वंदी भूतायाम कहना चाह रहा है कवि या वंदनीयाम कहना चाह रहा है, वंद्याम शब्द से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अतः अत्र संदेह अस्ति, अतएव अस्मिन् काव्ये दोषः अस्ति, तस्य नाम अस्ति संदिग्धत्वम्। एवं एतावत् पर्यन्तं पदाश्रिताः वाक्याश्रिताः ये नवदोषाः सन्ति, तान् दोषान् अत्र उक्ताः, ते दोषाः अत्र उक्ताः। अधुना अब हम उन दोषों को बोल रहे हैं जो वाक्य मात्र गतान दोषान आह। अब उन दोषों को बता रहे हैं जो केवल वाक्यों में पाए जाते हैं, पद में नहीं पाए जाते। मैं पुनः आपसे कहना चाह रहा हूँ, जैसे ही हमने इन दोषों की परंपरा को पढ़ना चालू किया, अभी तक दो प्रकार के दोष पढ़ लिए। कौन कौन से? पदमात्रगताः दोषाः, जो केवल पद में होते हैं, ऐसे 3 दोष पढ़े। उसके बाद आज जिसको हम समाप्त कर रहे हैं वे पदवाक्याश्रिता दोषा अथवा पदवाक्य गता दोषा, जो पद में भी होते हैं और वाक्य में भी होते हैं, ऐसे 9 दोषों को पढ़ा संदिग्धत्व के साथ, वो समाप्त हो गया। अब हम तीसरे प्रकार के दोष, कुछ ऐसे दोष होते हैं जो केवल वाक्य में होते हैं। ऐसे कितने दोष हैं, आइए 2 कारिकाओं को पढ़ करके आपको बता दें। वर्णानां प्रतिकूलत्वं संधौ विश्लेष कष्टते, अधिक न्यून कथित पदताक्रमता तथा, भग्न प्रक्रमता ख्याति हतता संकरोऽपि च। गर्भित्वं च तथा काव्ये दोषाः स्युर्वाक्यमात्रगाः, इमे दोषाः वाक्यमात्रगाः स्युः। ये जो दोष बताए जा रहे हैं वो केवल वाक्यों में होते हैं, पदों में नहीं होते। आपको पता है वाक्य किसे कहते हैं? पदानाम समूह, एक से अधिक पदों होते हैं वहाँ पर वाक्य कहलाते हैं। ये दोष वो हैं जो एक से अधिक पदों में पाए जाएंगे, मिलेंगे आप, इसलिए इनको बोला वाक्य, वाक्य दोष। कौन कौन से हैं ये वाक्य? केवल वाक्यों में पाए जाने वाले दोष कुल कितने हुए, पहले गिनते हैं। देखिए, वर्णानाम प्रतिकूलत्वम, ये पहला है, इसको हम बोलेंगे प्रतिकूल वर्णत्वम। बोलो। उसके बाद आता है संधौ विश्लेष कष्टते। सुनना, इसमें संधौ शब्द दोनों के साथ लगाएंगे, विश्लेष के साथ भी और कष्ट के साथ भी। तो संधि विश्लेष, संधि कष्टता। बोलिए, संधि विश्लेष, संधि कष्टता। फिर उसके बाद देखो ध्यान से, अधिक न्यून कथित पदता। अब ये पदता शब्द जो है वो सबके साथ अनुवर्तन होगा, तो बोलो अधिक पदता। बोलो न्यून पदता, कथित पदता। उसके बाद श्लोक में आया है अक्रमता, बिल्कुल इसको ऐसे ही लेंगे। बोलिए अक्रमता। आगे है भग्न क्रमता, ख्याति हतता, संकरः, गर्भित्वम। कितने हो गए ये? हाँ, गणयन्तु। प्रतिकूलम, संधि विश्लेष, संधि कष्टता, अधिक पदता, न्यून पदता, अधिक कथित पदता, अक्रमता, भग्न क्रमता, ख्याति हतता, संकरः, गर्भित्वम। आहत्य 11 दोषाः सन्ति। परीक्षायां कदाचित् आगच्छेत् पदमात्रगताः दोषाः कति सन्ति। तर्हि कति लिखामः वयं? 11 दोषाः सन्ति।
अस्तु, तत्तेषु एकादश दोषेषु प्रथमः दोषः अस्ति प्रतिकूलवर्णत्वम् इति। तर्हि किं नाम प्रतिकूलवर्णत्वं? हम किसे कहते हैं प्रतिकूलवर्णता? क्या समझते हैं इस प्रतिकूल वर्ण शब्द से हम? जहाँ वाक्य में वर्ण प्रतिकूल हो वहाँ दोष हो जाता है प्रतिकूल वर्ण। समझना बहुत इजी है, दोषों का प्रकरण ही बहुत इजी है। अगर एक बार भी अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको यहीं के यहीं सब स्पष्ट हो जाएगा। प्रतिकूल वर्ण का मतलब एक तो होता है अनुकूल, एक होता है प्रतिकूल। अर्थात रस के अनुकूल वर्णों का प्रयोग होता है तो अनुकूल वर्ण, और रस के प्रतिकूल वर्णों का अगर प्रयोग होता है तो उसको बोलते हैं प्रतिकूल वर्णत्वम। समझ में आया? प्रतिकूल वर्णत्व क्या होता है? आप सबको पता है, हम सब व्याकरण के विद्यार्थी हैं, है ना। उसमें बताया जाता है कि कुछ वर्ण ऐसे होते हैं, जैसे हमारे व्यंजन वर्ण, व्यंजनों में कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो रौद्र वीर रसों के व्यंजक होते हैं। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो श्रृंगार करुण आदि रसों के व्यंजक होते हैं। इसका मतलब क्या? अगर आप रौद्र रस का वर्णन कर रहे हो तो आपको ट ठ ड ढ आदि वर्णों का प्रयोग करना चाहिए, तब आपका रौद्र रस प्रकट होता है। अगर आप श्रृंगार रस का वर्णन कर रहे हो तो मैंने पहले भी बताया था कि जो अल्प प्राण वाले वर्ण हैं, है ना, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राण बोलते हैं ना, वर्गों के प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण ये सॉफ्ट वर्ण है, इनका प्रयोग करता है कवि। और अगर कठोर वर्ण या रौद्र आदि वीर रस का प्रयोग करना है तो कवि द्वितीय और चतुर्थ वर्णों का महाप्राणों का प्रयोग करता है। तो साहित्य शास्त्र में किस रस के लिए कौन से वर्ण सही होते हैं उसकी एक सूची बना रखी है कि अगर आप मधुर या कोमल रसों का वर्णन कर रहे हो तो कोमल वर्णों का प्रयोग करो, और अगर आप कठोर रसों का वर्णन कर रहे हो तो कठोर वर्णों का प्रयोग करो। ऐसी स्थिति में अब दोष कहाँ हो जाता है? आप वर्णन तो कर रहे हो कठोर रस का, रौद्र रस का, वीर रस का, विभत्स रस का वर्णन कर रहे हो, और वर्ण कैसे ले रहे हो? सॉफ्ट कोमल वर्ण। तो यहाँ दोष हो जाता है प्रतिकूल वर्ण। समझ में आ गया? प्रतिकूल वर्ण, जैसे टी शर्ट पहनी है तो नीचे जींस ही अच्छी लगती, अगर नीचे पजामा पहना है और आप ऊपर टी शर्ट पहनोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ये प्रतिकूल ड्रेस कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिकूल ड्रेस। अगर आप ऊपर कुर्ता पहन रहे हो और नीचे, हाँ बिल्कुल सही कहा, नीचे हाफ पैंट पहन रहे हो या शॉर्ट्स पहन रहे हो तो वो उचित नहीं, ये प्रतिकूल ड्रेस कहलाती है। तो इसीलिए प्रतिकूल, यहाँ प्रतिकूल शब्द का मतलब क्या? रस के प्रतिकूल। देखिए क्या लिखा है इसके लक्षण में, देखिए बोलिए, वर्णानाम रसानुगुणत्वम वक्ष्यते। बोलिए, तत् वैपरीत्यम प्रतिकूलत्वम। वर्णों का रसानुगुणत्वम मतलब कौन से वर्ण कौन से रस के अनुकूल होते हैं, इसका वर्णन वक्ष्यते। आगे छठी शिखा में, है ना, छठे आदि शिखा में बताया जाएगा कि साहब ये रस है तो इसके लिए ये वर्ण ठीक है, ये रस है तो इसके लिए ये वर्ण ठीक है। हम उसकी डिटेल्स अभी नहीं कर रहे, लेकिन हाँ ये बता रहे हैं तत् वैपरीत्यम, अगर उसके प्रतिकूल अगर कोई जाता है, कठोर रस है और कोमल वर्णों का प्रयोग किया जा रहा है तो प्रतिकूल वर्णत्वम नाम का दोष हो जाता है। समझ में आ गया? जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ बता रहे हैं, यथा कृतमनुमतम करके एक श्लोक आया है, पीछे निकालिए, अगर मेरी जैसी पुस्तक होगी आपके तो उसमें पेज नंबर 43 करके है, और आपके पास जो पुस्तक होगी उसमें अगर नहीं पता तो रौद्र रस के उदाहरण में देख सकते हैं। अब बताओ रौद्र रस में कैसे वर्णों का प्रयोग होना चाहिए था? कठोर वर्ण का, मृदु वर्ण का या कठोर वर्ण का? बताओ रौद्र रस में कैसा वर्णन होना चाहिए? कठोर वर्ण।
कठोर वर्ण मैंने टकार बहुल, द्वितीय चतुर्थ वर्ण या फिर र श आदि वर्णों का प्रयोग होना चाहिए रौद्र रस में। अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ वर्ण प्रतिकूलत्व। आप देखिए रौद्र रस का यहाँ वर्णन किया जा रहा है और कैसे वर्णों का प्रयोग किया जा रहा है। कृतम अनुमतम दृष्टम वायरिदम गुरुपात्मकम, कितने सिंपल वर्ण है। मनुज पशुभिर निर्मर्यादै भवद्भिरुदायुधै नरकरिपुणा सार्धम तेषां सभीम किरीटिना मयमहम सकृन् मेधो मांसै करोमि दिशां बलिम। प्रायः प्रथम तृतीय वर्णों का ही प्रथम प्रयोग किया गया है, कठोर वर्ण का प्रयोग नहीं किया गया। इसलिए यहाँ पर देखिए वापस क्या कह रहे हैं, अत्र ही गाढ़बंधत्वम दीर्घ समासत्वम च उचितम। अरे भाई रौद्र रस का वर्णन कर रहे हो तो गाढ़ बंध होना चाहिए। गाढ़ बंध का मतलब क्या है कि रौद्र रस है तो गुण कौन, तीन गुण होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। तो अगर रौद्र रस है तो ओज गुण का वर्णन होता है और ओज गुण के जो व्यंजक वर्ण होते हैं वो टकार बहुल, प्रथम द्वितीय चतुर्थ वर्ग के अक्षर होते हैं, वो होते हैं। लेकिन अगर उसका प्रयोग नहीं किया, गाढ़ बंध का मतलब है विकटाक्षर रचना, मतलब विकट अक्षरों की रचना अगर की जाती है तो वो गाढ़ बंध कहलाता है। बंध माने रचना, गाढ़ माने विकट अक्षरों की, ऐसी रचना रौद्र रस में होनी चाहिए तो उचित था। दीर्घ समासत्वम, और दीर्घ समास भी होना चाहिए। प्रसाद गुण अथवा माधुर्य गुण में अल्प समास या समास रहित होता है, लेकिन ओज गुण का या रौद्र रस का वर्णन करते हैं तो उसके लिए नियम बनाया गया है कि दीर्घ समास का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ समास भी छोटा है और विकटाक्षरों का भी प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिकूल वर्णत्व नाम का दोष जानना चाहिए। ठीक हो गया, प्रतिकूल वर्णत्व नाम का दोष। प्रतिकूलता क्या है यहाँ पर, प्रतिकूलता का मतलब क्या समझ रहे हैं यहाँ पर, रस के अनुकूल वर्ण का न होना प्रतिकूल वर्णत्व कहलाता है। समझ में आई? जैसा रस वैसे ही वर्ण होने चाहिए। रस कठोर, वर्ण भी कठोर, रस मृदु तो वर्ण भी मृदु होने चाहिए। यहाँ रौद्र रस कठोर है लेकिन वर्ण कैसे प्रयोग किए गए, मृदु प्रयोग है, इसलिए ये दोष हो जाता है। कौन सा? प्रतिकूल वर्णत्व नाम का दोष। अब आपसे पूछा जाए कि ये पद दोष है या वाक्य दोष है, तो क्या बताओगे? वाक्य दोष है, क्योंकि अभी हम कौन से दोषों को पढ़ रहे हैं? वाक्य मात्र गताः दोषा, ऐसे दोष जो केवल वाक्यों में ही होते हैं। अब यहाँ देखिए कृतम अनुमतम आदि बहुत सारे पदों में कोमलता दिखाई दे रही है, इसलिए यहाँ पर ये दोष जानना चाहिए। दूसरा दोष, हाँ, तद वैपरीत्य कारणात् दोष, मतलब अत्र ही गाढ़बंधत्वम दीर्घ समासत्वम च उचितम। यहाँ रौद्र रस में गाढ़बंध होना चाहिए, दीर्घ समास होना चाहिए तो उचित होता, किंतु तद वैपरीत्य कारणात्, उसके विपरीतता होने से, मतलब गाढ़बंध नहीं है, कोमल बंध है, दीर्घ समास नहीं है, अल्प समास है, इस कारण से यहाँ पर दोष हो गया प्रतिकूल वर्णत्वम नाम का। अस्तु, द्वितीय दोष, दूसरा दोष कौन सा है? संधि विश्लेष। कोई बता सकता है विश्लेष शब्द का अर्थ क्या होता है? विश्लेष, विश्लेष क्या होता है? विश्लेष, कोशिश करो, कोई बात नहीं, गलत बोलोगे नहीं, केवल विश्लेष शब्द का अर्थ बताओ बेटा। विश्लेष इति पदस्य को अर्थ, टुकड़े करना, ठीक है, बहुत अच्छा। और बताओ, विश्लेष शब्द का बहुत कुछ सही बताया, और भी है ना। विश्लेष का मतलब है ना वियोग, विश्लेष का मतलब है विरह, विश्लेष का मतलब है अलग, टुकड़े, ये भी ठीक है, अलग अलग कर दिया। संधि विश्लेष, ये दोष कैसा है? ध्यान से देखना, कौन सा दोष है? संधि विश्लेष। इस दोष में क्या होगा, ध्यान से सुनना।
संधि होने वाली है, जहाँ पर संधि का योग बैठ रहा है, लेकिन वहाँ संधि नहीं कर रहे हैं, वहाँ संधि नहीं हो रही है, वहाँ दोष होता है संधि विश्लेष। क्या समझे? संधि विश्लेष, जहाँ दो पदों की संधि होना है, वहाँ अगर कवि संधि नहीं करता है तो दोष होता है। हर्षित, क्या समझे? संधि विश्लेष क्या होता है? विश्लेष माने संधि का वियोग, संधि नहीं करना, और ये दो कंडीशन में होती है। मतलब संधि जहाँ हो रही है वहाँ संधि नहीं करता है कवि, तो वहाँ दोष हो जाता है संधि विश्लेष। यहाँ तो संधि होनी चाहिए थी, आपने संधि नहीं की, दोष है ना, दोष। बताओ, श्लोक में या पद्य में संधि होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। हमारे व्याकरण शास्त्र में एक श्लोक आया संधि के लेकर के कि कहाँ कहाँ संधि होनी चाहिए और कहाँ कहाँ संधि नहीं होनी चाहिए। बता सकता है कोई? वेरी गुड, बहुत सुंदर। संहिता, संहिता माने संधि होती है। संहितेक पदे नित्या, नित्या धातुपसर्गयोः, नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्ष। क्या मतलब है इसका? मतलब एक वाक्य संहित एक पदे, एक पद में संहिता नित्य करनी है आपको, मतलब संधि करनी ही है। धातु और धातु उपसर्ग में भी आपको संधि नित्य करनी है, समास में भी नित्य करनी है। हाँ, वाक्य है ना, वाक्य विवक्षम अपेक्षित, वाक्य में आप चाहो संधि करो, संधि नहीं भी कर सकते हो। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, श्लोक में या पद्य में संहिता अथवा संधि करना चाहिए या नहीं? हाँ, करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्या है वो? एक पद है, समास है, धातु उपसर्ग है, क्या है? पद में क्यों करना चाहिए? तो इसके लिए कहा जाता है, सबसे पहली वाली बात, संहित एक पदे नित्या, एक पदे संहिता नित्या, एक पद में संहिता नित्य होनी चाहिए। श्लोक के पद्य को एक पद कहा जाता है, इसलिए कभी भी श्लोक में संहिता या संधि वैकल्पिक नहीं होती है, वहाँ आपको संधि करना ही करना है। आप लोग जब पद्य रचना करना सीखोगे या आगे आपको सिखाया जाएगा कि कैसे पद्य रचना करनी है, तो उसमें आप विकल्प नहीं छोड़ सकते। वहाँ अगर संधि का नियम है बालको गच्छति ही लिखना है, अगर वहाँ बालकः गच्छति लिख रहे हो तो गलत है। श्लोक में गलत है, वाक्य में चलेगा, तो वहाँ संधि करना ही। अब ऐसी स्थिति में कभी अगर संधि नहीं करता है तो दोष होता है, उस दोष को बोलते हैं संधि विश्लेष। कौन सा दोष है बेटा? अब ये संधि विश्लेष दोष जो है वो दो प्रकार का होता है। देखो आगे ग्रंथ में देखो, बोलिए, संधौ विश्लेषो द्विविधः, व्याकरण लक्षणानुसारेण कृतः, अनुशासनम उल्लंघ्य स्वेच्छया कृतश्च। संधि दो अवस्थाओं में नहीं हो सकती है, मतलब कभी केवल दो जगह संधि नहीं कर सकता है। एक तो नहीं साहब, हमारे आचार्यों ने यहाँ संधि करने को मना कहा, इसलिए मैं यहाँ संधि नहीं कर रहा हूँ, एक। और दूसरा लापरवाही से संधि नहीं करता है। दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो वो व्याकरण आदि शास्त्रों को मानता है, साहब यहाँ संधि नहीं करने को कहा इसलिए मैं संधि नहीं कर रहा हूँ, एक तो वहाँ नहीं करेगा। और एक व्यक्ति लापरवाही से, उसको आता नहीं है या उसने गलती कर दी इसलिए नहीं कर रहा, या अपने छंद पूर्ति के लिए वो नहीं कर रहा। तो संधि विश्लेष नाम की जो दो स्थितियां हैं वो दो प्रकार की होती है, एक तो वाचनिक और दूसरा ऐच्छिक। वाचनिक जो होता है वो पहला है, व्याकरण लक्षणानुसारेण कृतः संधि विश्लेषण, मतलब व्याकरण
में बताए गए लक्षण के अनुसार, नियम के अनुसार यहाँ पर संधि नहीं कर रहे हैं। अब आप फिर से आपसे एक प्रश्न, व्याकरण में ऐसा कोई नियम है जो संधि नहीं करने को कहता है? याद करो, व्याकरण में ऐसा कोई नियम है कि साहब ऐसी स्थिति हो तो यहाँ संधि नहीं करना? बताता हूं मैं, है ना। कौन सी चीजें आपने पढ़ा होगा? संधि में एक प्रगृह्य संज्ञा होती है। हाँ, प्रगृह्य संज्ञा होती है ना। प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम, प्लुत और प्रगृह्य के आगे अगर अच आ जाए तो वहां संधि नहीं करना। जैसे हरि, उदाहरण क्या है? जैसे हरि एतौ, हरि द्विवचन में, हरि ही, हरि हरया द्विवचन है। अच्छा, प्लुत प्रगृह्य संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? ईदुदेत द्विवचनम प्रगृह्यम, ईदुदेत द्विवचनम प्रगृह्यम। क्या मतलब होता है? ईत, ऊत और एत अगर हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रगृह्य। और ऐसी स्थिति होने पर या तो प्लुत वर्ण हो या फिर प्रगृह्य संज्ञक वर्ण हो और आगे अच आता है, अच मतलब स्वर, आगे स्वर आता है तो वहां संधि नहीं करना। ये क्या कहलाता है? संधि विश्लेष। समझना, आपका विषय है तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। संधि विश्लेष। अब जैसे उदाहरण के रूप में अभी आगे बताएंगे उदाहरण, तो ये व्याकरण शास्त्र के नियम के अनुसार ये व्यक्ति यहाँ पर संधि नहीं करता है, तो इसलिए लिखा व्याकरण लक्षणानुसारेण कृतः संधि विश्लेष। मतलब उससे पूछा कि तुम यहाँ संधि क्यों नहीं कर रहे हो? तो उसने कहा साहब यहाँ पर मैंने एक नियम पढ़ा है व्याकरण का, प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम, यहाँ पर संधि नहीं करना, इसलिए मैं यहाँ पर संधि नहीं कर रहा हूँ। तो और दूसरा कौन सा है? अनुशासनम उल्लंघ्य। अनुशासनम का मतलब है नियम का, अनुशासन का उल्लंघन करके स्वेच्छया कृतः, अपनी इच्छा से अगर वो संधि विश्लेष कर देता है तो वो भी दोष होता है। अब देखो ये दोनों दोष कब होते हैं? अब आप पूछोगे गुरुजी हम व्याकरण के नियमों को पालें या आपके साहित्य के नियमों को पालें? व्याकरण कहता है कि संधि, है ना, जैसे प्रगृह्य संधि है, क्या बोलते हो संधि का नाम क्या है? यही नाम है ना, प्रगृह्य संधि, या और कुछ नाम है? क्या नाम है उस संधि का? प्रगृह्य संधि है ना, प्रगृह्य संधि आदि, प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम आदि जो संधि होती है, इस संधि को अपन क्या बोलते हैं? जहां संधि नहीं करना है। तो व्याकरण पढ़ करके अगर हम आए तो हम कहेंगे गुरुजी हम यहाँ संधि नहीं करेंगे, और साहित्य वाले कहते हैं कि अगर ऐसा संधि नहीं करते हो तो संधि विश्लेष नाम का दोष हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें? व्याकरण शास्त्रों को माने या साहित्य शास्त्रों को माने? उसका जवाब यहाँ पर दे रहे हैं कि हमें क्या करना है। तो देखो क्या लिखा, पूर्वः असकृदेव दोष, ये इस पंक्ति में इसका उत्तर है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? पूर्वः अर्थात जो पहले वाला दोष है, कौन सा? वाचनिक, अर्थात व्याकरण लक्षणानुसारेण कृतः दोष। ये जो दोष है अगर ये असकृत अगर है ना, असकृत का मतलब क्या होता है? बार बार। अगर ये अगर इस तरह के वाक्यों का प्रयोग आप बार बार करते हो तो दोष माना जाता है, एक बार करते हो तो ये दोष नहीं है। जैसे उदाहरण देखो यहाँ पर, दलिते उत्पले एते अक्षणी अमलांगी ते। अब देखो यहाँ पर सब जगह इन्होंने प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम से संधि कर रखी है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? हे अमलांगी, हे निर्मल अंग, सुंदर अंगों वाली, ते अक्षिणी, ते एते अक्षिणी, तुम्हारी ये आंखें, दलिते उत्पले, दलित माने विकसित पुष्पित, उत्पले माने कमल, कमल है। हे अमलांगी ते एते अक्षणी दलिते उत्पले, तुम्हारी ये दोनों आँखें है ना खिले हुए विकसित पुष्प की तरह है,
हैं, ये कहा। अब देखो इसमें एक बार होता तो यह दोष नहीं होता, हम व्याकरण के नियमानुसार उसको दोष नहीं कहते। लेकिन अगर कभी बार बार इसी प्रकार के पद होगा, दलिते उत्पले, यहाँ पर भी संधि हुई, दलिते एदंत शब्द है, उत्पल का उ अच परे है, यहाँ संधि हो गई। उत्पले एदंत शब्द है, इसलिए प्रक्रिया संज्ञा हुई। आगे एते का ए स्वर होने से संधि नहीं हुई। फिर एते, ये भी एदंत शब्द हो गया, आगे स्वर होने से यहाँ पर भी संधि नहीं हुई। फिर आगे अक्षणी, ये ईत इकारांत शब्द है और आगे फिर स्वर होने से संधि नहीं हुई। ओ हो, 1 2 3, 1 2 3 और 4 है ना, ते उ 1, ले ए 2, ते अ 3, अणि अ, 4 बार लगातार 4 बार है ना, प्रक्रिया संज्ञा कर करके यहाँ पर उसने संधि का उल्लंघन किया। तो हमारा ये कहना है कि अगर एकाध बार हो जाता तो माफ था, लेकिन असकृत माने बार बार अगर आप वही प्रक्रिया संज्ञा अगर करते हो तो वो दोष हो जाता है, इसको हम दोष की कोटि में रखते हैं। और दूसरी वाली जो गुरुजी आप कह रहे थे, अनुशासनम उल्लंघ्य स्वेच्छया, है ना, स्वेच्छया कृता, अनुशासन माने नियमों का उल्लंघन करके अगर अपनी इच्छा से आप संधि विश्लेष करते हो तो वो तो कह रहे द्वितीयस्तु सकृत अपि, दूसरा वाला ये जो उल्लंघन है वो तो अगर आप एक बार भी करते हो तो दोष कहलाता है, उसे हम दोष कहते हैं। कैसे, उदाहरण देखो इसका, द्वितीयो यथा, दूसरे का उदाहरण जैसे बोलो, वासवाशा मुखे भाति इंदु चंदन बिंदुवत्, वासवा है ना, वासव माने होता है इंद्र, आशा माने होती है दिशा, इंद्र की दिशा कौन सी होती है, पूर्व दिशा। पूर्व दिशा के मुख पर इंदु माने चंद्रमा, चंदन बिंदुवत भाति, चंदन बिंदु के समान है ना, चंदन बिंदु के समान सुशोभित हो रहा है। मतलब पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा रूपी मुख पर ये चंद्रमा चंदन के तिलक के समान सुंदर लग रहा है, ये कह रहे हैं। बताओ यहाँ पर आप देख करके बताओ कहाँ संधि हो सकती थी और लापरवाही से संधि की नहीं, बताओ बेटा। हाँ, भाति और इंदु, भाति और इंदु कौन सी संधि हो सकती थी यहाँ पर, अकह सवर्णे दीर्घ, इस सूत्र से दीर्घ संधि हो सकती थी। लेकिन कवि ने यहाँ पर अपनी लापरवाही समझो या फिर अपने छंद की पूर्ति करने के लिए, अगर वो भातिंदु बोल देता तो उसका छंद टूट जाता है ना, छंद टूट जाता, तो अपने उस छंद को बचाने के लिए उसने व्याकरण के नियमों का उल्लंघन कर दिया। लेकिन साहित्य शास्त्र इसको रॉन्ग करता है, आपका पद्य गलत, दोष, गलत क्या बोलेंगे, दोष युक्त है। और इसमें दोष है संधि विश्लेष। कौन सा दोष है इसमें, संधि विश्लेष, अर्थात आपने संधि तोड़ दी, यहाँ संधि का विरह कर दिया, संधि को अलग कर दिया, इसलिए दोष है। तो यहाँ पर वासवाशा मुखे भाति इंदु चंदन बिंदुवत, यहाँ भाति और इंदु अका सवर्ण दीर्घ से है ना समान ई मिलकर के ई हो सकता था, भातिंदु वो नहीं किया, इसलिए यहाँ पर दोष जानना चाहिए। अस्तु, अद्येतावदेव संधौ कष्टता, इसको और आगे अधिक पदता आदि जो हैं उनको हम अगली कक्षा में और विस्तार से पढ़ेंगे। अद्येतावदेव।